हेलो दोस्तों, कैसे हैं और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। हमारे इस सेशन में आप सबों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और हम लोग अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज पहुंच गए हैं भारत में यूरोपियन कंपनियों के आगमन के चैप्टर पर। भारत में यूरोपियन कंपनियों के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आखिर कौन सी परिस्थिति थी जिसके कारण भारत की तरफ यूरोपियन कंपनियां आकर्षित हुई। इसके पीछे मैंने दो परिस्थिति बताया था। पहला तो ये था कि सी रूट से जो यूरोप का संपर्क एशिया महादेश से था उसको तुर्क तुर्कों के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया और कोई भी यूरोपियन बहुत ही आसानी से भारत की तरफ नहीं आ पाते थे या एशिया की तरफ नहीं आ पाते थे। ऐसी स्थिति में यूरोपियन समुद्र यात्रियों और कुछ खोजकर्ताओं के द्वारा इन्वेंशन किया गया, खोज किया गया और समुद्री मार्ग का खोज हुआ और उस समुद्री मार्ग में सफल हुए। किसके द्वारा? तो बार्थोलोम्यू डाइज के द्वारा। और उन्होंने कैप ऑफ गुड होप का खोज किया और मैंने पूरे मानचित्र को बता करके समझाया था, ठीक है। और उसका अनुकरण कुछ यूरोपियन ने किया भी, जैसे कि मैगलन ने जब इसका अनुकरण किया तो वह पूरे संसार को समुद्री मार्ग से यात्रा किया, सफर पूरा किया। और कोलंबस जो स्पेन के थे और उन्होंने जब कैप ऑफ गुड होप का अनुकरण करते हुए भारत पहुंचने का प्रयास किया तो वह चले गए अमेरिका। फिर इसी सफर में आगे बढ़ा कौन? निश्चित तौर पर जो आप सोच रहे हैं, वास्को डिगामा। वह वक्त था जब भारत पर दिल्ली सल्तनत की हुकूमत और लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी शासन कर रहा था और उसी दौरान भारत में पहुंचने का सफर को अंतिम मुकाम पर पहुंचाया कौन? निश्चित तौर पर वास्को डिगामा। फरवरी 1498 ईस्वी में जब वह वास्को डिगामा कैप ऑफ गुड होप के मार्ग होकर के दक्षिण भारत के केरल पहुंचे तो एक बहुत ही अद्भुत घटना हुई कि तत्कालिक शासक, स्थानीय शासक जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया और ऐसा कन्फ्यूजन हुआ वास्को डिगामा को और जमोरिन को। वास्को डिगामा को लगा कि यह ईसाई है और उसके हाव भाव से वह काफी प्रेरित हुए और जमोरिन ने उसे व्यापार करने का पैटेंट दिया। तात्कालिक रूप से उन्होंने मसालों का व्यापार आरंभ किया और लगभग 1498 से लेकर के लगभग 1502 तक जब वह भारत के अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार किया, खास करके पश्चिमी दक्षिणी समुद्री तट पर, जैसे कि केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, सूरत यानी कि गुजरात। इसमें जो वो व्यापारिक लाभ प्राप्त किया, यूरोप के बाजारों में बेचने के बाद उसे पता चला कि 60 गुना मुनाफा हुआ और इस 60 गुना मुनाफा के कारण पूरे यूरोप में एक व्यापारिक क्रांति हो गई। कई व्यापारिक कंपनियां और कई देश इस ओर आकर्षित होने वो किसी भी तरह से भारत पहुंचा जाए, लेकिन भारत आना इतना आसान नहीं था। उसके लिए समुद्री मानचित्र की आवश्यकता थी। इन प्रकार से जब कहता है कि इच्छा हो तो इच्छा के पीछे अगर आकर्षण बहुत तीव्र होता है तो सफलता अपने आप मिल जाती है। वही हुआ यूरोपियन के साथ। यूरोपियन भारत में जब आया तो यूरोपियनों का एक क्रम में भारत पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ और इसी क्रम में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि भारत आने के क्रम में फर्स्ट टाइम जब पुर्तगाली आया, फिर उसके बाद डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश और अंत में फ्रांसीसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया। जैसे कि मैंने इसको रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। और उसी सेक्शन को हम लोग सोचते हैं कि दो भागों में कवर करें। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। भारत पे टॉपिक है हमारा भारत में
विभिन्न यूरोपीय व्यापारी कंपनियां का आगमन। इस चैप्टर को हम यहां तक पूरा किए थे। आने का क्रम, आने का क्रम, इसमें मैंने फर्स्ट टाइम लिखा था पुर्तगाल या पुर्तगाली, और ये आया था 1498 ईस्वी में। दूसरा था डच, जो हॉलैंड के निवासी थे, और ये आया था 1602। तीसरा में ब्रिटेन था, ब्रिटेन जिसके कंपनी का नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये आया था 1605, भले यह 1600 में सेटअप हुआ था। चौथी कंपनी थी डेनिश, और डेनिश कंपनी को, जहां डेनमार्क के ये रहने वाले थे, ये आए थे 1616। और पांचवा था जो भारत में आया था, वह था फ्रांस, और फ्रांस जो आया 1664 में आया। अब इस दोनों सेक्शन को हम लोग दो सेक्शन में पूरा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वैसे इसमें सबसे शक्तिशाली हुए ब्रिटेन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसको 3 लेक्चर में हम लोग सोचेंगे, 2 लेक्चर में पूरा करने का। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ने का प्रयास करते हैं, कंप्लीट करने का, और शुरू करते हैं पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाल या पुर्तगाली। देखिए, एक चीज आप कंफर्म हो जाइए कि जो भी यूरोपियन व्यापारी कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आया था, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही जाना गया, ठीक है। जब पुर्तगीज को पुकारा जाता है तो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। जब ब्रिटेन को पुकारा जाता है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब डच को पुकारा जाता है तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और जब फ्रांस को पुकारा जाता है तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इसी तरह से पुर्तगाल जो था वह 1498 ईस्वी में भारत आया। इसके हम कुछ खास बातों को देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारत का ये जो मानचित्र है, ठीक है, इस क्षेत्र पर पुर्तगाली अपना कवर किया था, और इस क्षेत्र में पुर्तगाली अपना कवर किया था, ठीक है। ये जनरली यही क्षेत्र था, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र था, ठीक है। पुर्तगाली का व्यापारी क्षेत्र मुख्य रूप से यही था, ठीक है। 1498 में वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत आया, ठीक है। पहला पॉइंट तो हम लोग ये जानेंगे, इससे सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत कब आया, ठीक है। वास्को डी गामा तो 1498 ईस्वी में आया, और आने के साथ भारत और पुर्तगाल के बीच एक व्यापारिक युद्ध का प्रारंभ हुआ, ठीक है, आया। इसके साथ
कि भारत और पुर्तगाल के बीच एक व्यापारिक युग आरंभ हुआ। कह सकते हैं जब हम लोग किसी दूसरे के साथ मिलते हैं, जब उसके साथ कुछ संबंध स्थापित करते हैं, तो वहां से एक नया युग शुरू होता है। और वास्को डी गामा के आने से, ठीक है, यही हुआ कि भारत और, ठीक है, पुर्तगाल के बीच व्यापारिक आर्थिक युग का एक नया युग शुरू हुआ। आर्थिक आदान प्रदान का, व्यापारिक आदान प्रदान का एक नया युग शुरू हुआ। ठीक है ना। यहाँ पर एक और चीज हम लोग जान लेते हैं। वास्को डी गामा भारत से व्यापार के बाद यूरोप के अलग अलग बाजारों से लगभग 60 गुना व्यापारी लाभ प्राप्त किया। यही 60 गुना लाभ जो था, यही 60 गुना लाभ पुर्तगालियों के ही नहीं बल्कि यूरोप के तमाम व्यापारियों के लिए एक क्रांति पैदा हुआ। उसके मन में एक आकर्षण पैदा किया। ठीक है। पुर्तगाली व्यापारिक क्षेत्र कहाँ कहाँ था? आरंभ में भारत में पुर्तगाली व्यापारी क्षेत्र कालीकट क्षेत्र कालीकट, यहाँ पर ये क्षेत्र कालीकट था। ठीक है। इसके बाद और भी कौन थे? गोवा, दमन द्वीप, हुगली, कालीकट, गोवा, दमन द्वीप, हुगली, ठीक है, एटेसी। ये क्षेत्र एक तरह से कह सकते हैं कि लगभग यहाँ पर सूरत भी था, बाद में सूरत बना, सूरत, मुंबई बना, मुंबई, बंबई, ये सब क्षेत्र भी था। और लगभग ये क्षेत्र भारत के इस सीमा में वो बन गया। ठीक है। बाद में यहाँ भी इसका पूर्व कुछ व्यापारिक केंद्र बना। ठीक है। ये इंडिया का क्षेत्र था। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का शासन था। और दिल्ली सल्तनत का शासन कौन था? सिकंदर लोदी था। और 60 गुना लाभ कमाया। ये सब व्यापारिक केंद्र था। कहाँ कहाँ? कालीकट हुआ, गोवा हुआ, दमन हुआ, द्वीप हुआ, ठीक है, मुंबई हुआ, सूरत हुआ, हुगली हुआ। ये हुगली का क्षेत्र था। ठीक है। तो इस तरह से व्यापारिक प्रतिनिधि को वह आगे बढ़ाया। आगे जब बढ़े तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम 1505 ईस्वी में, फर्स्ट टाइम 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर, ठीक है, पहला पुर्तगाली गवर्नर क्या नाम था? फ्रांसिस्को ड अल्मेडा। गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहली
पहली बार भारत गवर्नर बनकर आया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला गवर्नर था जो पुर्तगाली सरकार के अथॉरिटी पर भारत आया और उन्होंने भारत में पुर्तगाली क्षेत्र को, व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास शुरू किया और इन्होंने अपना विस्तारवादी नीति अपनाया। इन्होंने पहली बार विस्तारवादी नीति अपनाया। इसके द्वारा अपनाए गए विस्तारवादी नीति को नीला पानी नीति कहा गया। नीला पानी नीति कहा गया क्यों? क्योंकि इन्होंने संपूर्ण हिंद महासागर को ईसाई धर्म एवं पुर्तगाली व्यापार का केंद्र बनाने का प्रयास किया। देखिए, ये बहुत बड़ी नीति थी कि इन्होंने जिस नीति को अपनाया उसे नीला पानी नीति कहा गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसमें आप याद रखिएगा, विस्तारवादी नीति को नीला पानी नीति कहा गया। इसका उद्देश्य था कि संपूर्ण हिंद महासागर को ईसाई धर्म और इस पुर्तगाली व्यापारी से सेंटर बनाए। ठीक है, इसके बाद पहला गवर्नर था, कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यह 1509 तक शासन किया। 1509 में अल्फांसो के स्थान पर अल्बुकर्क आया गवर्नर जनरल बनकर के। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। तो कौन आया पुर्तगाली गवर्नर? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया। ठीक है, पहला, और उसके बाद आया अल्बुकर्क। इन्होंने जब आया तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? ठीक है, बीजापुर के सुल्तान, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह से एक संधि किया और यूसुफ आदिल शाह जो थे वह बड़ा ही साम्राज्यवादी थे। उनको एक संघर्ष में पराजित करके गोवा पर अधिकार कर लिया। तब तक पुर्तगालियों का राजधानी कोचीन था। कोचीन को उन्होंने अपना सेंटर बनाया था अल्फांसो ने। अल्फांसो ने क्या किया? फ्रांसिस्को ने एक सेंटर बनाया था, अल्फांसो ने क्या किया? कोची को शिफ्ट किया गोवा में। ठीक है, तो अल्बुकर्क क्या किया इसको हम लोग देखते हैं। अल्बुकर्क सबसे बड़ा साम्राज्यवादी गवर्नर था। इन्होंने गोवा
गोवा को बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया। यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया। ठीक है, अर्थात इसका साम्राज्य अब भारत के उत्तरी, ठीक है, तरफ, उत्तरी पश्चिमी तरफ होने लगा और गोवा इसके कब्जे में आ गया। अर्थात गोवा को जब अपने कब्जे में किया इन्होंने, ठीक है, साम्राज्य विस्तार के एक नया नीति अपनाया। ठीक है, कौन सी नीति अपनाया? अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगीज उपनिवेश बनाने के लिए विवाह एवं युद्ध की नीति अपनाया। उन्होंने भारतीय महिलाओं से विवाह आरंभ किया तथा ईसाई धर्म का प्रचार किया। इन्होंने किसको? साथ ही इन्होंने एक नए जगह पर इन्होंने चीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया। ठीक है, तो अब फाइनली ये हुआ हम लोगों की नजर में कि गोवा अब राजधानी बन गया। जो पहले कोचीन राजधानी था उसके स्थान पर गोवा बनाया, और गोवा को बनाया किसने? तो अल्बुकर्क ने बनाया। इन्होंने विस्तारवादी नीति के लिए विवाह संधि को अपनाया और विवाह और युद्ध की नीति के आधार पर नए नए उपनिवेश बनाए। लेकिन कहा जाता है कि यह सिलसिला बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहा और फिर 1530 तक लगातार पुर्तगालियों का विस्तार होता रहा। लेकिन पुर्तगालियों का 1530 में जब अल्बुकर्क के बाद नए गवर्नर आए, ठीक है, उसके काल में पुर्तगालियों का बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ और वह धीरे धीरे सिमटता गया। ठीक है, तो यहां पर हम ये बातें यहां स्पष्ट कर दें। 1530 ईस्वी तक पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का औपनिवेशिक विस्तार खासकर व्यापार के क्षेत्र में लगातार हुआ।
1530 के बाद 1530 के बाद इस क्षेत्र में गिरावट हुआ। ठीक है, और कहा जाता है, कल हमने बताया था कि लगभग पुर्तगालियों का प्रभाव जो था वह कब तक, 18वीं शताब्दी तक यह रहा। 18वीं शताब्दी तक धीरे धीरे पुर्तगाली अपने आप को एक तरह से कह सकते हैं भारतीय बाजारों के अनुकूल ढालने में सफल हुआ, और 18वीं शताब्दी में वह धार्मिक रूप से इतना अहशून्य हो गया कि धीरे धीरे पतन हो गया। ठीक है, 18वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी तक पुर्तगाली व्यापार समाप्त हो गया। फिर भी गोवा में उसका उपनिवेश बचा रहा, जो 1961-62 में समाप्त हुआ। अब सवाल उठता है कि भारत से पुर्तगालियों का अंत कैसे हुआ, क्या कारण था। आपको पता होगा कि 16वीं शताब्दी में, ठीक है, जब यह आया था, अपने व्यापारिक प्रभाव को बढ़ाया, तो एक तरह से पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह जब ब्रिटिश राजकुमार, ठीक है, चार्ल्स से हुआ, तो चार्ल्स को दहेज स्वरूप पुर्तगाली, ठीक है, सरकार ने, सम्राट ने क्या किया, उसको दहेज स्वरूप मुंबई का आइलैंड दे दिया। और मुंबई का आइलैंड जब चार्ल्स को मिला, तो जब 1605 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए अथॉरिटी से भारत आया, तो वह मुंबई का आइलैंड एक तरह से पट्टे पर मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1605 में आया, तो मुंबई को उसको गिफ्ट में पहले से मिला हुआ था, उसको बड़ी आसानी हुई अपने साम्राज्य को, व्यापारिक साम्राज्य को बढ़ाने में। ठीक उसी तरह से, ठीक है, पुर्तगालियों का अंत होता गया, दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फैलता गया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले ही भारत में डच आ चुका था। डच को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातों को देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से कारण थे कि भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का धीरे धीरे कोलैप्स हुआ। ठीक है, तो पुर्तगाली व्यापारी कंपनी का भारत में पतन के प्रमुख कारण, आखिर क्या कारण था, इसको भी हमें जानना जरूरी है। इसको हम लोग पॉइंट आउट करके, पॉइंट आउट में करते हैं कि क्या कारण था, कुछ खास कारण था जिसके कारण पुर्तगालियों का अंत हुआ। पहला था धार्मिक सहिष्णुता की नीति। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता की नीति इतनी खतरनाक साबित हुई धार्मिक, इसको कह सकते हैं टॉलरेंट, टॉलरेंट कहते हैं जिसको सहिष्णुता हिंदी में कहा जाता है, सहिष्णु होना, सहिष्णु, सहिष्णुता की नीति, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर बना। टॉलरेंट की नीति, धार्मिक रूप से वह किसी भी धर्म को, ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए दमन किया, और
ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए, जैसे कि विवाह की नीति अपनाई और यहाँ के भारत के जो आंतरिक और सामाजिक कल्चर था उसको वह अपनाने का प्रयास किया। लेकिन भारतीयों के मन में उसके प्रति एक शक और ईसाई बनाने का जो भाव था वह सहन नहीं हो पाया भारतीयों को, और वह धीरे धीरे उससे लोग दूर होने लगे। दूसरा कारण था अल्बुकर्क के नहीं अयोग्य उत्तराधिकारी। अल्बुकर्क तक तो ठीक था, ठीक है, अल्बुकर्क के अयोग्य उत्तराधिकारी, अयोग्य उत्तराधिकारी अल्बुकर्क के बाद अल्बुकर्क तक तो साम्राज्य तेजी से फैला था। गोवा को शिफ्ट किया, मुंबई को जीता, सूरत में उन्होंने फैक्ट्री बनाया, लेकिन उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों ने इसके साम्राज्य को आगे नहीं बढ़ा पाया। डच तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डच एवं अंग्रेजों का विरोधी नीति, अर्थात जब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंचा था तभी डच आ गया, और जब डच आया तो निश्चित तौर पर वह और अंग्रेज 1605 ईस्वी में जब अंग्रेज आया तो इन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किए और पुर्तगालियों का विरोध करना शुरू किया। तो यहाँ पर विरोधी नीति था। चौथा एक कारण और था जो बर्बरता पूर्वक लूटपाट करना शुरू किया, ठीक है। पुर्तगालियों का समुद्री लुटेरों द्वारा बर्बरता पूर्वक लूटपाट करना, बर्बरता पूर्वक लूटपाट करना। और चौथा कारण था, पांचवा कारण, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ता हुआ प्रभाव। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था यह अपने प्रभाव को दिन प्रतिदिन बढ़ाता गया, जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से डेवलप्ड होता गया, तो दूसरी तरफ से डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को प्रमोट किया, लेकिन पुर्तगाली अपने आप को प्रमोट करने में असफल हुआ। जैसे कि पुर्तगालियों के समक्ष तीन कंपटीशन आ गया, एक डच का और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को डेवलप्ड होता गया, डेवलप्ड करने में सफल हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत डच भी उसका मुकाबला किया, लेकिन उस मुकाबले में डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले में पुर्तगाली अपने आप को प्रतियोगिता में बनाए रखने में सफल नहीं रह पाया, इसलिए उसका कोलैप्स होना स्वाभाविक हो गया। तो ये था कुछ मौलिक बातें जो हम लोग ने देखा, ठीक है, पुर्तगालियों के संबंध में। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हम लोग कुछ बातों को देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कहां के थे? डच कहां के थे? तो डच हॉलैंड के निवासी थे। डच कहां के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे। डच कहां के निवासी थे? तो हॉलैंड के निवासी थे। इसका उद्देश्य था भारत के दक्षिण पूर्व एशिया में मसालों के बाजार में प्रवेश करना, मसालों के बगानों में अपने आप को उतारना, ठीक है। डच का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी ही नहीं, दक्षिण एशिया,
दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के मसालों के बाजारों एवं बागानों में खुद को स्थापित करना, यही उसका मूल उद्देश्य था। वो चाहता था कि दक्षिण पूर्व एशिया में मसालों के व्यापार में वह अव्वल आए। ठीक है, इसी उद्देश्य से 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 में 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इसी साल, इसी वर्ष वह भारत आया। आपको पता है कि 1602 ईस्वी में जो है यह किसका काल था? तो यह अकबर का काल था। तात्कालिक शासन व्यवस्था, तात्कालिक शासन व्यवस्था मुगलों के अधीन था। दक्षिण भारत मुगलों के आंशिक नियंत्रण में था, पूरा नियंत्रण में था नहीं, और डच को इसका भरपूर लाभ मिला। डच को इसका भरपूर लाभ मिला। भरपूर लाभ इसलिए मिला क्योंकि उसको विरोध करने वाला कोई नहीं, इसका भरपूर लाभ मिला। सोच सकते हैं कि इसका लाभ मिला, स्वाभाविक है। अब अगर मान लेते हैं जहां आप सेटअप होना चाहते हैं वहां आपका प्रतिस्पर्धा करने वाला, प्रतियोगिता चैलेंज देने वाला कोई नहीं होगा, तो आपको मौका मिलेगा अपने आप को सर्वाइव करने का। 1595 ईस्वी में वैसे सबसे पहला डच नागरिक था, वो भारत आया था और उसका नाम था कार्नेलिस दहश्तमान। ठीक है, लेकिन उसका कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था। पहला डच जो भारत आया था वह कौन था? तो कार्नेलिन, ठीक है, कार्नेलिस दहश्तमान था। कार्नेलिस दहश्तमान यही आया था। कब? 1595 में सबसे पहली बार आया था भारत की भूमि पर। 1595 में जब ये आया तो यहाँ पर इन्होंने कोई ऐसा व्यापारिक अवसर का तलाश नहीं किया, लेकिन जो डच पहली बार आया 1602 ईस्वी में, उसका उद्देश्य था मसालों के व्यापार में अपना एकाधिकार को सिद्ध करना। तो जब यहां आया तो सिंपल सी बात है, उसका संघर्ष पुर्तगालियों से हुआ। डच का प्रारंभिक संघर्ष पुर्तगालियों से हुआ। डच का प्रारंभिक संघर्ष किससे होगा? पुर्तगालियों से होगा, क्योंकि पुर्तगाली
पूरी तरह से दक्षिण पूर्वी दक्षिण पश्चिमी जो समुद्री तट का क्षेत्र था उस पर कवर किए हुआ था, अर्थात वह अपने आप को धीरे धीरे मसालों के उत्पादन केंद्रों पर स्थापित करने का प्रयास करने लगा। पुर्तगालियों से वह फिर भी डच धीरे 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 मसालों के उत्पादन केंद्रों पर अपना नियंत्रण बनाने में सफल रहा। ठीक है, और लगभग कह सकते हैं कि गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक उनका कई व्यापारिक केंद्र स्थापित हो गया। ठीक है, डच का गुजरात में, ठीक है, उसके बाद बंगाल में, जहां पर गुजरात का कोरोमंडल, बंगाल का हुगली, ठीक है, उसी तरह से आंध्र प्रदेश का और उड़ीसा का बहुत सारा क्षेत्र उसके कब्जे में आ गया। चलिए इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, और आप कुछ अंडरलाइन मैं कर देता हूं, उसको भी ध्यान में आप रखे रहिएगा, जैसे कि ठीक है इसका मुख्य उद्देश्य को आप कवर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ खास बातें हैं, जैसे कि 1602 ईस्वी में इस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। पहला डच था कार्नेलिस दहस्तमान, जो 1595 में भारत आया था। ठीक है, उसको भी आप याद रखिएगा। उस समय में मुगलों का शासन था, ये भी याद रखिएगा। तीसरा है कि उससे किससे मुकाबला हुआ, तो पुर्तगालियों से मुकाबला हुआ। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या उनका साम्राज्य कहां कहां तक फैला। डच का भारत में प्रमुख व्यापारिक केंद्र गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल इत्यादि राज्यों में स्थित था। इसके मुख्य केंद्रों में गुजरात के कोरोमंडल, बंगाल के हुगली, उड़ीसा के बालासोर, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम, इसके अलावा भी कुछ था, काशिम बाजार, ठीक है, विलीपट्टनम, बंगाल के काशिम बाजार, तीनसूरा, हुगली, ठीक है, हुगली। उसी तरह से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पुलिकट था। ठीक है, उसके बाद एक और था काशिम बाजार, बालासोर, नागापट्टनम था, कोचीन था,
नागापट्टनम, नागापट्टनम तमिलनाडु का था, तमिलनाडु का नागापट्टनम, तमिलनाडु नागापट्टनम। इसी तरह से पटना था, ठीक है, प्रमुख व्यापारी केंद्र बना। लेकिन क्या हुआ, डच को एक बहुत आघात मिला, किससे, ठीक है, डच को कब आघात मिला, जब बंगाल का नवाब उनको साथ देना छोड़ दिया। 1757 ईस्वी में आपको याद होगा कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पराजित किया, और उस पराजय के बाद बंगाल में, ठीक है, कौन नवाब होगा इसका निर्णायक भूमिका बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करने लगा। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डच पर दबाव बढ़ गया, और परिणाम ये हुआ कि 1759 ईस्वी में एक युद्ध हुआ बंगाल में बेदरा के निकट, और उसी बेदरा के युद्ध में डच को फाइनली पराजित होना पड़ा, और डच का व्यापारिक प्रभाव खत्म हो गया। ठीक है, 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में डच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पराजित हुआ, और इसके साथ ही भारत से धीरे धीरे उसका व्यापारिक गतिविधियां समाप्त हो गई। ठीक है, क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति थे। क्लाइव जो था बहुत ही योग्य सेनापति था, इन्हीं के नेतृत्व में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना लड़ी थी, और बेदरा का युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध हुआ। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1759 ईस्वी में हुआ था। 1757 के पलासी युद्ध के बाद की यह महत्वपूर्ण घटना है, जो काफी इंटरेस्टेड है और काफी ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद एक तरह से कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का हावी जो है वह प्रभाव जो था वह काफी बढ़ गया। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी अब हावी हो गया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे डच यानी कि हॉलैंड और पुर्तगीज अपना एकदम एक तरह से कह सकते माथा टेक दिया, और वह अपने व्यापारिक क्षेत्र को धीरे धीरे मतलब सिमटाना शुरू कर दिया, और वह समाप्त हो गया। एक तरह से कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने पुर्तगाली तो थोड़ा बहुत संघर्ष करने में सफल भी रहा, ठीक है, और वह गोवा को अपने अंतिम तक स्वतंत्र भारत के बाद भी अपने उपनिवेश को जीवित रखा, लेकिन डच इसमें आगे नहीं बढ़ पाया। डच का बहुत कम व्यापारिक अपॉर्चुनिटी भारत में सिद्ध हो पाया, और बेदरा का युद्ध में तो उसका कमर तोड़ दिया, और वहां से वह पूरी तरह से दक्षिण भारत से भी वह खत्म हो गया। तो आज के पाठ में हम लोग भारत में यूरोपियन कंपनियों के आगमन के क्रम में दो कंपनियों के व्यापारिक प्रभाव को भारत में देखा, एक पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कल की क्लास में मतलब अगले क्लास में जो अगला सेशन होगा हमारा, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से देखने का प्रयास करेंगे। डेनमार्क का जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो बहुत ही मामूली था, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन ये है कि 1602 ईस्वी में वह भारत में आया था और अपने व्यापारिक प्रभाव को वह सिद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम पूरा करते हैं, समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने स्टडी को जारी रखेंगे। आज का क्लास कैसा लगा ये भी जरूर हमें बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।